करते हैं जी हम क्लास देखते हैं, शेयर स्क्रीन कर लेते हैं। क्या जला दिया इनने? स्पार्किंग हुई है इसमें। कुछ जला है, देखो स्मेल आ रही है। अमरीक स्क्रीन दिख रही है क्या आपको ये? और आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। ठीक है। हम्म हम्म तो भाई ये हमारा जो टॉपिक था प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स का, जिसमें हमने बोवन मॉडल की बात की थी, लिंडाल जॉनसन और सैमुअल्सन की बात कर रहे थे हम। तो इसमें जो हमारा मेन एजेंडा था वो यही था कि अगर गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लगाती है या कुछ और लगाती है, कोई सर्विसेज कुछ और, वो एकदम से ऐसे नहीं लगाती। सीधी सी बात ये है, लगाने से पहले क्या है कि वो जो है सर्वे कराती है, लोगों के जो वोट है वो जानती है। आपने कभी सुना हो कुछ आंदोलन ऐसे हुए हैं जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगर इसके बारे में बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन था क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन वो था कि उस टाइम पे सरकार ने जो है डैम बनाना स्टार्ट किए थे, जिनको हम बांध बोलते हैं जगह जगह पे। तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने कहा कि जितने ज़्यादा बांध बनेंगे उतना अच्छा है एग्रीकल्चर के लिए, वाटर एनर्जी बनेगी, सारे फायदे उन्होंने गिनाए। लेकिन जो बांध बनाने से ज़मीन को नुकसान होता था, जो आसपास के एरिया को नुकसान होता था, वो किसी को नहीं बताते थे। तो धीरे धीरे लोगों में जो है अवेयरनेस फैलना स्टार्ट हुई। एक रश्मि रंजन हुई उस टाइम की सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने फिर अवेयरनेस फैलाई सब जगह पे कि भाई ये जो आप सरकार को बांध बनाने दे रहे हो अपने गांव में नहर के आसपास, इससे आपको ही खतरा है। लोगों ने पूछा कैसे, कि बोला सरकार का चलो बेनिफिट है, पानी इकट्ठा कर रही है, एनर्जी बना रही है, बिजली बेच रही है, गवर्नमेंट के बेनिफिट इसमें ज़्यादा है।
लेकिन कुछ नुकसान भी है। और वो नुकसान क्या क्या है? पहला नुकसान ये है कि अगर किसी गांव में बांध बन गया, डैम बन गया, तो वहाँ की जो ज़मीन है वो जो है प्रोन टू अर्थक्वेक हो जाती है। मतलब वहाँ पे भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और ऐसे होने से क्या दिक्कत है? ऐसे होने से दिक्कत ये है कि ज़मीन जो है खोखली हो जाती है। पहला रिस्क तो ये है कि वहाँ पे भूकंप ज़्यादा आएंगे। ये रश्मि रंजन जी ने, जो सामाजिक कार्यकर्ता थी उस टाइम पे, उन्होंने ये चीज़ लोगों को बताना शुरू की, तो धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आई। दूसरी जो चीज़ थी कि रिस्क बढ़ जाता था कि जिस गांव में नहर के ऊपर, नदी के ऊपर जो है बांध बन गया, अगर वहाँ पे जो है ओवरफ्लो हो जाए, बाढ़ आ जाए, पानी ज़्यादा हो जाए या टूट जाए कहीं से बांध, तो आसपास के सैकड़ों गांव जो है तो जलमग्न होने से जो है सारे गांव जो आसपास के थे वो बिल्कुल क्या हो जाते थे? डिस्ट्रॉय हो जाते थे। वहाँ पे डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती थी। तो इन सब वजह से जो है लोगों में एक जागरूकता फैली कि हमें विकास तो चाहिए, डेवलपमेंट हमें चाहिए, लेकिन वो इस शर्त पे नहीं चाहिए कि लोगों की जान जो है जोखिम में डालनी पड़े। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके, बहुत सारे, जहाँ पे जो है सरकार और पब्लिक जो है बिल्कुल आमने सामने हो गई। किस चीज़ के लिए? कि भाई हमें जो है एक ही चीज़ देखनी है कि डेवलपमेंट तो हो लेकिन उसमें रिस्क ना हो। तो इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन सारे जो आसपास के एरिया थे पूरे भारत में वो जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। और सरकार को जो है बाध्य होना पड़ा बहुत सारी चीज़ों के लिए। और उन्होंने जो है अपने कई सारे प्रोजेक्ट, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वापस लेने पड़े। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि हमें जो है दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो उसका एलोकेशन ठीक से हो। गवर्नमेंट को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एलोकेशन ऑफ पब्लिक गुड्स जो है ऑप्टिमल होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो बेनिफिट्स हैं वो जो है सभी तक पहुंचने चाहिए। हम ये तो नहीं कह सकते कि कुल बेनिफिट ही पहुंचेंगे, ऐसा तो देखो नहीं कह सकते हम। कि फॉर एग्जांपल जैसे किसी का खेत जो है नदी के किनारे, नहर के किनारे हैं, तो जिसका खेत सबसे ज़्यादा पास में होगा उसको बेनिफिट्स भी ज़्यादा होंगे, पानी के और भी सारे बेनिफिट्स हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कुल बेनिफिट्स मिले सभी को। बेनिफिट जो है कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो बेनिफिट्स मिले सभी को। तो एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी। तो ये मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया समझाने के लिए। अब ये जो हम जो पहले ही बात कर रहे थे कि ऑप्टिमल एलोकेशन कहाँ पे है, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि आर पॉइंट पे ऑप्टिमम एलोकेशन है, एन पॉइंट पे जो था अंडर एलोकेशन है। कि मतलब जितने लोगों से पैसे कलेक्ट किए हैं, एज ए टैक्सेशन लगा लीजिए, डोनेशन लगा लीजिए, फंड लगा लीजिए, उसके हिसाब से जो है उनको उतने बेनिफिट्स नहीं दिए लोगों को। मतलब चीज़, लोगों ने पैसा इकट्ठा किया 1500 और बेनिफिट्स मिल रहे हैं लोगों को 1000 रुपए के। और एलिगेशन में लोगों ने 1000 रुपए दिए और 1500 रुपए मिल रहे हैं। तो ये सब मैंने उस दिन आपको क्लियर करा दिया था। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो इसमें तीन एजम्पशन थी जो ली गई थी। एजम्पशन इसलिए जरूरी है इकोनॉमिक्स में क्योंकि कोई भी थ्योरी विदाउट एजम्पशन जो है रियलिस्टिक नहीं हो सकती, सच नहीं हो सकती। तो आगे चलते हैं हम। The production or supply cost of public good is constant. The society consists of only three consumers or taxpayer, A, B, and C. Third consumption है, there is only one type of pure public good Z which demand by all these consumers. तो देखो कितनी इन्होंने सिंपल से जम्पशन ली है इस डायग्राम को प्रूव करने के लिए। पहली, द प्रोडक्शन और सप्लाई कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई गवर्नमेंट जो है कोई पुल बना रही है, कोई पब्लिक गुड प्रोवाइड करा रही है, तो उसके लिए जो उसकी कॉस्ट है वो जो है कांस्टेंट है। मतलब इन्फ्लेशन का कोई असर नहीं है। चाहे आप आज बनाओ या 10 साल बाद बनाओ वो चीज़, वो उतनी ही रहनी है। दूसरी एजम्पशन का मतलब ये है कि सोसाइटी में जो है सिर्फ तीन ही टैक्स पेयर या कंज्यूमर हैं, ए, बी, सी। और तीसरी एजम्पशन क्या थी? देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ प्योर पब्लिक गुड जेड विच डिमांड बाई ऑल द कंज्यूमर्स। जेड यहाँ पे एक ही चीज़ है, पुल लगा लीजिए, स्कूल लगा लीजिए, हॉस्पिटल लगा लीजिए,
सिर्फ एक ही जो है मतलब चूज नहीं करना पड़ेगा कंज्यूमर को, जो मेरा मेन टॉपिक आपको कहने का है। उसके बाद जो है सिम्युलेशन अप्रोच टू पब्लिक गुड्स एलोकेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। सिम्युलेशन ने भी इसके बारे में काफ़ी बातें की हैं और उन्होंने इस चीज़ को प्रूव भी करके दिखाया है कि भाई कैसे पब्लिक गुड्स एलोकेशन में वोटिंग राइट्स हेल्प करते हैं। मतलब कैसे कि वोटिंग राइट्स जो हम देखते हैं वो कैसे इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने लिखा है प्रोफेसर पॉल ए सिम्युलेशन, पब्लिक इकोनॉमिक्स में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं यही कह रहा था कि भाई जो आपके प्रोफेसर पॉल ए शमिल्सन है, इन्होंने पब्लिक इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छा काम किया है। खासकर ऑप्टिमल पब्लिक एलोकेशन की बात करें या और चीज़ें बात करें। और वाल्वर्सन जनरल इक्विलिब्रियम, ये पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो चलो आपसे पूछ लिया जाए कि आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। किसी ने जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में? वालरस जनरल इक्विलिब्रियम ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, बताओ। शिल्पा अनम्यूट करो अपने आप को। हम्म, हम्म, ये नहीं जानता सर, फ्लैग के टाइप होता है शायद। ये बहुत सारी चीजें मैंने नहीं देखी इसमें। तो सिमुलेशन का काफ़ी कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है पब्लिक इकोनॉमिक्स में। अब मैं किसी से वो वालरस का पूछ रहा था कि वालरस जनरल इक्विलिब्रियम है क्या। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वालरस जनरल इक्विलिब्रियम। तो सिंपल से इसके बारे में बताना जरूरी है आपको कि क्या है वालरस जनरल इक्विलिब्रियम। वालरस जनरल इक्विलिब्रियम से हमारा मतलब ये है कि जितनी मार्केट है, जैसे आपकी गुड्स एंड सर्विस मार्केट होगी, एक आपकी फैक्टर्स मार्केट होगी, तो जितनी भी मार्केट है उन सब में जो है हमारा एक साथ इक्विलिब्रियम अगर होता है तो उसे वालरस जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो वो है आपका। तो सैमुअल्सन ने जो बात की है वो बात की है कंज्यूमर प्रेफरेंस के बारे में। वो कैसे? इन्होंने कहा कि हम जो है वोटिंग राइट्स का यूज करेंगे, कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको चॉइस देंगे कि आपको, देखो ऐसा हमने एक चीज़ एज्यूम करके चले थे कि जो पब्लिक गुड है वो फिक्सेशन में है, मतलब एक ही है। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन क्या कहता है कि हमें जो है टैक्स पेयर्स को या कंज्यूमर को चॉइस देनी चाहिए। चॉइस देने से जो है वो अपने जो उसकी प्रेफरेंस है वो जो है ऑर्डर में सेट कर सकता है। ऑर्डर में कैसे? कि मान लीजिए कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम ये कहेंगे आपको जो है तीन चीज़ें बतानी है। एक सबसे पहले नंबर वन पे जो आपकी सबसे कम फेवरेट हो, नंबर टू पे जो आपकी थोड़ी से ज़्यादा फेवरेट हो, और नंबर वन पे जो आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट हो। तो प्रेफरेंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसी तरह से जो है हम टैक्स पेयर्स को या कंज्यूमर्स को जो है चॉइसेस दे सकते हैं, जिससे कि वो जो है अपनी चॉइस की जो डिग्री है वो जो है वो इजीली शो कर सकते हैं कि जी ये चीज़ हमें इतनी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको समझना ज़रूरी है। ये पहले जैसे डायग्राम जैसे ही है, यहाँ पे भी दो चीज़ें ली गई है पहले की तरह। पहली जो चीज़ है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पब्लिक गुड एक्स,
जो ऊपर है हमारा ओ एक्स पे, ये हमारा जो है पॉजिटिव है 0x ऊपर की तरफ। और जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम टैक्स है ये सेम ही है जो हमने पहले डिस्कस किया था। सिमुलेशन ने इसके बारे में यही बात कही है कि जो हमारा डिसयूटिलिटी है और यूटिलिटी है, जो वहाँ पे जो इक्वल होगा वही जो है हम देख पाएंगे। तो यहाँ पे एम पॉइंट था जो हमने पहले डिस्कस किया था। एम पॉइंट पे जो है हमारा जे और जे जो है स्मॉल जे हमारे कैपिटल जे है, ये किस किस को इंडिकेट करते हैं। जो हमारा ये स्मॉल वाला जे है ये जो है डिसयूटिलिटी को, मतलब आप कह सकते हो डिसयूटिलिटी या नुकसान या लॉस इसका बोल सकते हैं, इसको शो करता है। और ये जो कैपिटल जे है आपका ये जो है पॉजिटिव को शो करता है। अब ये यहाँ पे बात होती है जी इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ी हुई थी, बहुत सारी भी आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट आपको बतानी। पहले आप ये देख लीजिए कि उन्होंने क्या लिया हो यहाँ पे। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सौरभ। सर नेटवर्क इशू चल रहे हैं, ना ही 25 का नेटवर्क ना ही स्क्रीन दिख रही है। किसी और फोन से देख लो ट्राई करके। सर नहीं हो रहा, क्या कहते हो, बाकी के बच्चों की भी प्रॉब्लम आ रही है, अनु दीपिका की भी यही प्रॉब्लम आ रही है। मेरे साथ भी सर यही प्रॉब्लम है, आवाज चली जाती है सर बीच बीच में। अब मेरा जैसे ये मैंने फ़ोन से वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है अपना, तो बीच में जब कॉल आती है ना तो डिस्कनेक्ट होता है। तो बीच में ये 2-3 कॉल आई है मेरे फ़ोन पे, इसलिए डिस्कनेक्ट हुआ। सर मेरा तब जाके कनेक्ट हुआ, वो भी 10 से 15 बार ट्राई किया है। कोई नहीं है, मैं कॉल का थोड़ा ब्लॉक कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए। सर आपका तो ठीक है, लेकिन हमारा इशू आ रहा नहीं, हमारे नेटवर्क में दिक्कत आ रही है। अच्छा अच्छा, जियो यूज करते हो क्या? ना जी, एयरटेल है, जियो को तो बिल्कुल बेकार है। अच्छा चलो, आज शायद मौसम की वजह से भी हो सकता है, थोड़ा नेटवर्क इशू रहे। तो सर अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है ना तो फिर अटेंडेंस लगा देना, क्योंकि बार बार रिकनेक्टिंग की प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है सौरभ। हेलो। हाँ ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व से आप शो कर रहे हो ये चीजें आप देखो। यहाँ पे जो आपने दो एक्सिस लिए हैं, एक आपका ओ एक्सिस है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड बी है, और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड ए है। तो इसमें मेन चीज क्या है आपको, इसमें आपको इसको एक सेकंड को डिस्टरबेंस हो रही है। मुश्किल है। तो यहाँ पे जो है आप ये तीन जो कर्व देख रहे हैं, ICX1, ICX2 एंड ICX3, और ये आपका जो EX पॉइंट पे है, इस पे जो है आपका ऑप्टिमम प्रोविजन है। मतलब यहाँ पे जो है आप ई पॉइंट, अगर मैं कोई ऐसे लाइन खींच के दिखाऊं आपको, जस्ट अ मिनट, यूज करना पड़ेगा फॉर्मेट पेंटर। जो आपका ई एक्स है यहाँ पे, ये जो है इतनी क्वांटिटी तो जो है आपकी प्राइवेट गुड ए की दिखा रहा है कि इतना जो है प्राइवेट गुड होना चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत टाइम पहले आपको एग्जांपल दिया था मंदिर का और इसका मिल्क प्लांट का, तो ये कह रहा है कि दोनों चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे इस चीज़ का ऑप्टिमल बात की गई है कि यहाँ पे कितनी चीज़ तो हमें प्राइवेट गुड का प्रोविजन कराना है और कितना जो है हमें पब्लिक गुड का प्रोविजन कराना है। तो इन दो का आप देख सकते हैं यहाँ पे ई एक्स पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे जो है आपका मिल्क प्लांट जो कि प्राइवेट गुड है, इतना उसका प्रोविजन है, और नीचे जो है क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड बी, मतलब टेम्पल। तो आप ये कह सकते हो कि अगर इन रिसोर्सेज को या टैक्स को अच्छे से यूज किया जाए
तो आपका जो है मिल्क प्लांट भी और टेम्पल भी दोनों एक साथ बन सकते हैं। डिफरेंस ये होगा कि दोनों में जो है हम पैसा कम लगा पाएगी गवर्नमेंट, मतलब आधा आधा लगा लेगी। या जैसे अगर यहाँ के रेशो की बात करें तो ये 50-50 रेशो है। 50% पैसा जो है प्राइवेट गुड पे लग रहा है और 50% पैसा ही जो है आपका पब्लिक गुड पे लग रहा है। तो इन सब वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ऑप्टिमल प्रोविजन हो रहा है दोनों चीज़ों का, पब्लिक गुड का भी और प्राइवेट गुड का भी। तो इसमें प्रोफेसर सैमुअल्सन ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई हैं, लेकिन इसकी जो है, लेकिन अगर हम बात करें तीन, जैसे मैंने आपको बताया, बोवन मॉडल है, एक आपका जो है लिंडाल मॉडल है और एक आपका सैमुअल्सन मॉडल है। इन तीनों में अगर बेस्ट की बात करें कि इन तीनों से बेस्ट कौन सा है, तो डेफिनेटली प्रोफेसर सैमुअल्सन एनालिसिस स्टैंड्स अबव, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे रियलिस्टिक चीज़ें बताई हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपनी लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन क्या है? पहली लिमिटेशन ये है, इट इज ए पॉइंट आउट दैट सोशल वेलफेयर फंक्शन कैन नॉट रिवील ए ट्रू ऑर्डरिंग ऑफ प्रेफरेंस थ्रू इकोनॉमिक एनालिसिस। इसने एक वर्ड यूज किया था, सोशल वेलफेयर फंक्शन, जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहीं पे गवर्नमेंट को जो है हमारे ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करानी चाहिए, भाई इतनी लिमिट में हो। लेकिन कई बार जो है सोशल वेलफेयर फंक्शन जो है गलत भी हो सकता है। कैसे? मान लीजिए कि इन्होंने एक कंजम्पशन ली थी कि भाई 3 टैक्स पेयर हैं या 3 जो है यूजर्स हैं, ए बी सी। अब उन तीनों में से मान लो कि ए जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमिकली, मतलब ए के पास पावर ज़्यादा है, ज़्यादा इकोनॉमिकल है, बी थोड़ा उससे कम है और सी जो है बिल्कुल ही जीरो है, या बिल्कुल आप कह सकते हो कि लो है पावर उसकी। तो कई बार क्या होता है कि जिस हिसाब से ए और बी को चाहिए चीज़ें, मतलब वो क्या करेंगे, वो सी को जो है रिप्रेजेंट नहीं करने देंगे उसका ओपिनियन, उसका व्यू, कि उसे किस टाइप का पब्लिक या प्राइवेट गुड का चाहिए। तो होगा क्या कि अगर ए और बी सहमत हो जाते हैं प्राइवेट गुड पे कि हमें तो सिर्फ जैसे मिल्क प्लांट ही चाहिए, हमें मंदिर से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन सी जो है टेम्पल चाहता था, लेकिन सी की बात जो है ऊपर तक पहुंचने नहीं दी जाती कई बार। तो इसका मतलब क्या है, तो जो सोशल वेलफेयर फंक्शन जो इकोनॉमिक एनालिसिस से डिसाइड हुआ था, कई बार जो है वो हमारा कनेक्ट नहीं हो पाता, मतलब वो उस हिसाब से जो है हमारा बन नहीं पाता। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। अब आगे की बात करें, द प्रॉब्लम एसोसिएट विद द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी सोसाइटी put a constraint on achieving adequate efficiency in the case of public good provision. उसके बाद एक लिमिटेशन हो रहा है, इन फैक्ट वेरी ऑफन प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड एंड द शेयरिंग ऑफ कॉस्ट बाय द सोसाइटी इज बेसिकली ए पॉलिटिकल डिसीजन वेयर वैल्यू जजमेंट क्राइटेरियन कैन नॉट साइंटिफिकली ऑपरेट। अब भाई ये तो आपको समझता हूँ रियलिस्टिक बात इसने कही है कि कहाँ पे पुल बनाना है, कहाँ पे जो है हॉस्पिटल बनाना है, कहाँ पे जो है स्कूल खोलना है, ये सारे डिसीजन जो है पॉलिटिकल होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं राजनीति से जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। अगर इस हिसाब से अगर मॉडल सेट हो जाता जैसे हमने यहाँ पे बात की है, तो अभी आप जो हरियाणा में रीजनल इम्बैलेंस देख रहे हो ना, मतलब अगर अगर मैं आपको ये कहूँ कि रोहतक देखो, गुरुग्राम देखो, फरीदाबाद देखो, काफ़ी डेवलप है, सारी चीजें हैं, पुल, मेट्रो, मेट्रो सब एवरीथिंग, सारी फैसिलिटी है। लेकिन बाकी अब जैसे हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट है, 22 में से 5 डिस्ट्रिक्ट मैंने निकाल दिए, जैसे आपका फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, आपका जो है रोहतक है, एनसीआर में जो आगे मतलब रोहतक वाले जैसे जैसे आपके जो एनसीआर एनसीआर वाले डिस्ट्रिक्ट है वो सारे निकाल दो अलग से, और फिर हरियाणा को देखो, फिर तो आपको हरियाणा लगेगा कैसा, बिल्कुल लो डेवलप्ड स्टेट। क्योंकि जो 5-6 डिस्ट्रिक्ट है यही हरियाणा को जो है अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं, इनका ही इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है हरियाणा में जो एनसीआर के आपके डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन अगर ये वाला मॉडल लग जाता जो मैंने आपको ये प्रोफेसर पोल ए सैमुअल्सन का बताया है, तो हरियाणा में जो डेवलपमेंट होता वो इक्वल होता, मतलब जो रीजनल इम्बेलेंस आप देख रहे हो, क्षेत्रीय असमानता, वो नहीं होती।
तो इसने ये बात यहाँ पे सही कही है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ का प्रोविजन कराना है नहीं कराना है, ये सारी बातें जो हैं किस पे डिपेंड करती हैं, पॉलिटिकल पावर पे। अब जैसे कोई अगर रोहतक का कोई सीएम बन जाता है तो रोहतक का ही डेवलपमेंट होता है, कोई अगर सिरसा का बन जाता है तो सिर्फ सिरसा का डेवलपमेंट होगा, अगर कोई कल को करनाल से बन जाएगा तो सिर्फ करनाल का ही डेवलपमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल है कि जो विधायक, जो एमपी, एमएलए जिस भी एरिया से बिलोंग करता है वो सिर्फ उस एरिया का ही वेलफेयर सोचता है, वो पूरे जो है स्टेट का वेलफेयर कभी नहीं सोचता है। ये पॉलिटिकल ट्रूथ है। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या है, हरियाणा में जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम ऑफ इम्बैलेंस ग्रोथ, जो ग्रोथ हुई है हरियाणा में वो असंतुलित हुई है। मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट एक जैसे डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट तो ये मान लीजिए काफ़ी आगे है, एक डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए 99 पे है और एक डिस्ट्रिक्ट बेचारा 5 नंबर पे है। तो ये जो इतना गैप बढ़ता जा रहा है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में डेवलपमेंट के मामले में, ये जो है हमारा क्या है, पैरेट ऑप्टिमल नहीं है। मतलब आपको अब गवर्नमेंट देखो, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ग्रांट जो देती है स्टेट्स को, वे ये सोच के देते हैं कि ये पूरे स्टेट का ही डेवलपमेंट करें इन पैसों से, लेकिन वो हो नहीं पाता। वो सिर्फ एक या दो डिस्ट्रिक्ट पे पैसे लगते हैं सारे के सारे। तो इन सब रीजन की वजह से जो प्रोविजन होता है पब्लिक गुड्स का या प्योर प्राइवेट गुड्स का, वो क्या है, पैरेटो ऑप्टिमल नहीं है, ये इस थ्योरी का कहना है। तो ये थ्योरी मैंने आपको 2-3 बताई हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं आपको इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करूँगा आपके साथ। लेकिन एक चीज़ जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जाननी, ये जो चीज़ें हैं ये थ्योरेटिकल तो बिल्कुल सही है हमारे लिए, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखें तो इंडिया में जैसे करप्शन ज़्यादा है, तो उस चीज़ की वजह से ये सारा मैकेनिज्म जो है अप्लाई नहीं हो पाता हमारे ऊपर या हमारे जो है प्रोविज़न के ऊपर। तो आपका आज का ये टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको कराने में मैं 2 दिन लगे और ये आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। किसी को कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है और पूछ सकता है कुछ भी इस टॉपिक के बारे में। आज थोड़ा नेटवर्क इशू भी है बच्चों के साथ, तो बहुत सारे बच्चे कनेक्ट होके फिर से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो भाई। आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं एक बार। सर उधर 2 क्लासेस लगेंगी क्या? कौन सी? अभी तो नहीं भाई, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, फाइल चली हुई है। जैसे ही वहां से कंफर्म हो के आता है वीसी ऑफिस से अप्रूव होके, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। और फाइल का मैं क्या अभी हुआ लंच सर? टाइम में देखने जाऊंगा कि क्या स्टेटस रहा है फाइल का। क्या हुआ सर? वो ये 2 लेक्चर का पूछ रहे हैं कि वो दूसरे लेक्चर लगने कब से स्टार्ट होंगे। मैंने कहा कि मैं शाम तक बताऊंगा कंफर्म करके। और सर एक काम और कर दो ना आप, मेहरबानी होगी आपकी। हाँ बताओ। तो जो आप पढ़ा रहे हो ना, हाँ। क्योंकि नेटवर्क इशू तो काफी अच्छा आ रहा है। बताओ आगे बताओ। भाई सौरभ की आवाज चली गई। हेलो। हाँ मैंने सौरभ को होस्ट, इसको अमरीक को होस्ट बनाया हुआ है भाई। तो सर मैं ये कह रहा था, आप इसकी रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हो, इसको यूट्यूब पर अपलोड कर देते सर।
नेटवर्क तो सबके आ नहीं रहे, शेयर कर देंगे ग्रुप में, वहां से भी पढ़ लेंगे। हाँ वो तो मैं करूंगा ही, उसकी टेंशन मत लो आप। सारे लेक्चर आपके ठीक है यूट्यूब सर, पे भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। या फिर मुझे दे देना, मैं अपलोड कर दूंगा सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे लेक्चर मैंने संभाल के रखे हुए हैं। अब ये है कि यूनिट वाइज मैं इनको अपलोड करूंगा, जैसे एक यूनिट कंप्लीट होती है उसी टाइम ये अपलोड हो जाएंगे सारे। या फिर सर लेक्चर के अकॉर्डिंग भी कर दो, एक एक लेक्चर करके रोज का रोज। हाँ चलो, ये तो ऑप्शन हमें रखना ही पड़ेगा ना। अब जैसे एक वो स्टूडेंट है नेहा पुनिया, आपके अभी उसके एब्सेंट लग रही है क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हो पा रही। फिर आप बच्चे बाद में ऑब्जेक्शन उठाते हो, सर इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, नंबर कम कैसे लगाए। तो अब उसका भी ना सर, ऑप्शन अब की देखना बार कोई पड़ेगा, ऑब्जेक्शन नहीं उठेगा सर। ठीक है अब ना। की बार कोई ऑब्जेक्शन नहीं पड़ेगा, सबके पास ऑप्शन होते हैं, अपने ऑप्शन ट्राई करो, ये तो बहाने हैं हाँ क्लास तो ना लेने अभी के। उनकी वही जो नेहा पुनिया है, मैं एब्सेंट लगा रहा हूँ क्योंकि वो कनेक्ट ना, तो उनका कोई मेरे पास मैसेज आया है कि सर इस वजह से क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। तो मेरे हेड मेरे से अटेंडेंस लेते हैं और मैं उनको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट कि मैम आज इन बच्चों ने ज्वाइन की थी क्लास। जी मैम, जी सर। हाँ ठीक है, तो अब मेरे हाथ बंधे हुए हैं भाई, इस मामले में एक बार 1% भी कुछ नहीं किया जा सकता। प्योरली से अपना ट्रांसपेरेंसी है, जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है उनकी प्रेजेंट लग रही है बस। ठीक है, तो मैं आगे आजकल तो अमरीक को नेट ही जो वैसे है खत्म। होस्ट बना के रखूंगा, ये आपको हाँ ज्वाइन सर, किसी कराएगा। को भी होस्ट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, हाँ क्योंकि इसका आप पढ़ा रहे होते फिर आपका ध्यान भी नहीं रहता हाँ चारों बीच तरफ। बीच में मुझे ज्वाइन कराना पड़ता है तो मेरा फर्स्ट भी क्लास डिस्टरबेंस भी हम होता है। अटेंड करते हैं सर। हाँ फर्स्ट क्या, क्लास लगती है, फर्स्ट क्लास से लास्ट क्लास तक सभी क्लासेस लगाते हैं सर, और फिर भी ऐसे मार्क्स कम लगते हैं सर। किस सब्जेक्ट में। सर आपने फर्स्ट ईयर में भी कम, सबसे कम मार्क्स लगा रखे हैं मेरे। आपका रोल नंबर बताओ एक बार मुझे, ऐसा तो नहीं होना सर चाहिए। 27। चलो ठीक है, 27, ठीक है। और बताओ, और भी कोई ऐसा केस हो। बड़ा हो गया कि जी। नहीं नहीं, मैं आगे ध्यान रखूंगा ना, ध्यान रखेंगे और तो क्या। ठीक है ना। अब तो कुछ नहीं हो सकता सर फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स का तो। हम्म। थ्योरी में बल्कि अच्छे आए हुए हैं सर मेरे मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स में। फर्स्ट बस सेमेस्टर, ये। फर्स्ट सेमेस्टर हाँ में जी, फर्स्ट एक बार सेमेस्टर। तो ये होता है, एक तो हम इतने अच्छे से स्टूडेंट को जान नहीं पाते, पहली चीज बताऊं आपको। फर्स्ट सेमेस्टर में तो कई बार चीजें जो है हाँ अंडर एस्टिमेट हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है फर्स्ट सेमेस्टर में एक बच्चे को ठीक से पहचान नहीं पाता टीचर, थोड़ा टाइम लगता है। कोई ना थ्योरी सर, एक साल निकल थ्योरी गया, में काफी पहचान अच्छे गया मार्क्स फिर। आए हुए हैं। बस हाँ असेसमेंट में कटे हुए हैं जो भी है। चलो ठीक है, अब ये पता तो लग ही गया है सब बच्चों का, अब कौन बच्चा कैसा है, किस हिसाब से पढ़ता है, सिंसियर कैसा है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो आगे ध्यान हाँ सर। रखेंगे। पढ़ता चाहिए कम हो सर, पर एक्टिव हर जगह पर रहना चाहिए। हम्म। तो जो हमारी अगली क्लास होगी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की, वो मैं 12 बजे स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है आप सर। 12 बजे ज्वाइन कर लेना। तो मैं ये क्लास एंड कर रहा हूँ और ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, ये टॉपिक हमारा जो था आज का, ओके सर। ठीक है।